सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोलर पैनल पर जो कतगन लगाई गई है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत ने जो है फैसला ये किया है कि जो नेट मीटरिंग है उस पर सार्फिन से जो बिजली खरीदी जाती है, जो कि हुकूमत खरीदती है, अब वो फी यूनिट 27 रुपये के बजाय जो है वो 10 रुपये पर जो है वो हुकूमत खरीदेगी और उसको बेचेगी कितने में, 50 से 65 रुपये के अंदर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक वो काम किया हुकूमत ने कि पहले जो है वो कहा गया कि इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे मुल्क में सोलराइज जो है वो किया जाए और बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा गया और अब यह कतगन लगाई गई है कि उसकी जो कीमत है सार्फिन से जो वसूल की जाती है वो कम कर दी गई है। तो यकीनन इस पर जो असरात आएंगे इंडस्ट्री के ऊपर और जो लोग इससे वाबस्ता हैं कारोबार से, उनका मौक़िफ़ क्या होगा हम जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मौक़िफ़ क्या है और दुकानदार इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस कारोबार पे अब क्या इम्पैक्ट जो है वो होने जा रहा है। आइए चलते हैं, पहुँच गए अब मार्केट के अंदर और यहाँ हम जानने की कोशिश करें कि आए जो दुकानदार हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, नेट मीटरिंग के बाद जो हुकूमत ने फैसला किया है अब इस कारोबार पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं और इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका क्या होगा। अहमद नवाज साहब मेरे साथ हैं। मैं सब किस तरह देखते हैं हुकूमती फैसले को, आवाम को जो मुश्किलात अब होंगी उन पर जो कतगन लगाई गई है नेट मीटरिंग के हवाले से, आप किस तरह देखते हैं ओवरऑल एक ये बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम के ऊपर, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आगे फर्दर आने वाले दिनों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं टेक्सटाइल से वाबस्ता या दूसरे जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो सोलर की तरफ शिफ्ट करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे और इस तरह से हमारे ओवरऑल पूरे मुल्क के जितने कारोबार हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा बुरा असर पड़ेगा और ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और उसके बाद जो मिडिल क्लास आवाम है जो सोलर लगा के कुछ ना कुछ अपनी सेविंग या 3 साल में उसको पे बैक लेने के बाद जो थोड़ा मुनाफे में जा सकती थी उसके ऊपर भी एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, हम ऐसे में क्या समझते हैं ये कितना बड़ा साइज था इन्वेस्टमेंट का जो कि अब तक हो चुकी थी और बड़ी तादाद में जो है वो पैनल्स को इम्पोर्ट किया जा चुका था? देखिए, इस वक्त इसका कोई अंदाज़ा फौरी तौर पे तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मंथली जो है वो तकरीबन 500 से 600 कंटेनर सोलर के पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। 600 कंटेनर्स? जी। अच्छा। ओवरऑल अगर हम एक एवरेज निकालते हैं तो जी। और उसकी वजह यही थी कि पहले हमारे हुकूमत ने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था कि हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर और सोलर के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, लेकिन इतना ज़्यादा इनकरेज करने के बाद जब लोगों का माइंड बनना शुरू हुआ और जब इसका हमने फ़ायदा उठाना शुरू करना था तो हुकूमत ने इसको रिवर्ट करने के ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर दी। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट है और एक दफ़ा अगर लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना या इसके बारे में सोचना छोड़ दिया तो फिर हम वही जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इसमें नुकसान ही होगा। तो आप इस फैसले को मुस्तरद करते हैं हुकूमती सतह के ऊपर? जी, कम्प्लीटली हम इसको हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद नज़रसानी करे और कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाए, क्योंकि ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद फैसला बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसी कंडीशन है आप समझते हैं कि 27 रुपये था, इस पर अगर आप 4-5 रुपये का डिफरेंस देखिए हुकूमत इस पर कोई एग्री हो जाए कि 20 रुपये जो है वो ली जाएगी बिजली, तो इस पर आप एग्री करते हैं? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो मुल्क में हर चीज़ महंगी हो रही है और आने वाले टाइम में हुकूमत बिजली के पैसे बढ़ा रही है। एक तरफ आप बिजली के पैसे लोगों के बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ एक चीज़ के पैसे आप कम कर रहे हो, तो एक ये मुनासिब फैसला फिर भी नहीं होगा। इसके ऊपर ये कि हुकूमत को कोई इस तरह की फ्लेक्सिबल किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे आवाम का भी नुकसान ना हो और हुकूमत भी फ़ायदे में रहे। जिस तरह मुख्तलिफ और ज़्यादा जो बाकी सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जिससे ये बिजली पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सोलर पावर के ऊपर जो सोलर शमसी तवानाई से जो हम बिजली बना रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्सेशन के ऊपर। साहब, आप क्या समझते हो साहब कि इस वक्त जो इसमें कितना बड़ा साइज आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का हुआ होगा सोलर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला इसको फेडरल कैबिनेट से जो है वो अप्रूव कराने जा रही है, क्या कहें? देखिए, 70-80 बिलियन रुपीस का यहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो कि आगे बढ़ रही है, लोगों ने इम्पोर्ट की है, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। अगर कैबिनेट ने ये फैसला बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ ही, मैं कहूँगा सोलर पैनल के नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ किया तो इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो जाएगी और वी कैन नॉट कम्पीट
जो हमारे पड़ोसी ममालिक हमने तो गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे, जो नेट मीटिंग के जो रेट है उसी पे रहना चाहिए, या थोड़ा बहुत अगर उनको छेड़ना है तो 5-10% की गुंजाइश कर लें, ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। समझिए कि पीएम साहब ने जो एक फैसला किया कि अप्रैल में जो है वो बिजली की कीमतों में कमी का अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी और उसके जो असरात होंगे वो मई के बिलों में आएंगे, तो ये जो एक फैसला होने जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि ये फिर ठीक है? देखिए, पहले बेस यहाँ बनता नहीं और फैसले होने, आपको पता है कई ऐसे फैसले होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन जिसकी होती नहीं है। अभी अनाउंसमेंट है, जब तक ये चीजें अनाउंस ना हो जाए, पेपर्स में ना आ जाए, इसके एसआरओज ना निकल जाए, तो मैं नहीं समझता कोई एक्शन लेना चाहिए। आप क्या समझते कि जो नेट मीटिंग के उस वक्त जो रेट थे उसी पर रखा जाए इस फैसले को? जो नेट मीटिंग के रेट थे अभी उस पर रखे। हाँ, आगे अगर जो फैसले होते हैं उस पर चेंजिंग कभी भी ला सकते हैं, पहले वो चीजें फैसले हो जाए, बेस बन जाए, आपकी सारी चीजें जो कॉस्ट है बिल्कुल आउट ऑफ कॉस्ट हो जाएगी वो तो सारी। और अभी जो फैसले गए 27 से 10 को, उसको आप मुस्तरद करते? जी बिल्कुल जी, मैं मुस्तरद करता हूँ। जो 27 से 10 पे करने जा रहे हैं ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है जी। ठीक है जी। अब्दुल्ला ज़की साहब जो हैं वो साबिक सदर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद थे और उन्होंने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि हुकूमत इतनी बड़ी सरमायाकारी को जो है वो आगे चलने दे ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के अंदर और बिजनेस कम्युनिटी को मायूसी ना हो। अब आगे भी चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करें कि आया ये जो मामलात हैं उसको किस तरह देखते हैं। आइए चलते हैं। हम मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं सोलर पैनल पर जो कदगन लगाई गई है हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से जाकिर साहब मेरे साथ। जाकिर साहब, हुकूमत ने जो ये फैसला किया किस तरह देखते हैं कि जो नेट मीटरिंग है उस पर अब जो हुकूमत खरीदेगी सार्फिन से बिजली, वो 27 के बजाय 10 रुपये के अंदर जो है वो खरीदेगी, कैसे देखते हैं? सार्फिन पे कितना असर होगा, कारोबार पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा? पहले तो मैं बोल चैनल का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मार्केट में आके एक बहुत अच्छा बड़ा कदम उठाया है और नाइट मीटिंग के हवाले से आवाम को जो सहूलत मिल रही थी, अब वो सहूलत आवाम को नहीं मिल रही के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अब सार्फिन से जो है ना वो 10 रुपये में बिजली वो ख़रीद रही है और उनसे जो है ना ले रही है 10 रुपये में, और सेल जो है वो तकरीबन 40 से 46 रुपये जो है ना पर यूनिट दे रही है। तो वो सार्फिन को जो पहले बेनिफिट मिल रहा था के इलेक्ट्रिक से, वो अब बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस वजह से नाइट मीटिंग का काम जो है ना ओवरऑल जो है ना वो बैठ गया है। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो उन्होंने ये टैक्सेस वगैरह लगाए हैं नाइट मीटिंग पे, ये बिल्कुल इंतहाई गलत लगाए हैं। हमारा यही इस पे मुतालबा है कि इसको नाइट मीटिंग को जो है ना ख़त्म करा जाए, उस पे लेकर आए जिस पे पहले चल रहा था नाइट मीटिंग, बजाय कि ये 10 रुपये पे ये ख़रीदने वाला है जो इन्होंने सिस्टम डाला है, ये इंतहाई के इलेक्ट्रिक की तरफ से गलत जो है लाया अमल निकला। अच्छा जाकिर भाई, आप क्या समझते हैं इस शोबे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इम्पोर्ट किए गए तमाम पैनल्स, कितनी बड़ी ये इन्वेस्टमेंट है और इस फैसले के बाद इस पे जो है वो आप समझते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? ये बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट के अंदर सोलर पैनल के हवाले से जिस तरीके से यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ा है, पहले जो है ना नाइट मीटिंग पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, नाइट मीटिंग पे सोलर पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। जिस हिसाब से के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये पे ये लेकर आए हैं, उस हवाले से इन्होंने जो है के इलेक्ट्रिक ने बहुत ही गलत जो है ये फैसले को मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल मुस्तरफ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पूरी मार्केट करते हैं। और ये बोल चैनल के हवाले से ये बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है बोल चैनल वालों ने, इस पे हम पूरी मार्केट की तरफ से जो है इस पे बाइकाट करते हैं। ठीक है जी। ये जाकिर साहब जो कि इस कारोबार से वाबस्ता है, उनका ये कहना ये था कि ये जो हुकूमती फैसला है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और जिस रेट पर पहले बिजली खरीदी जा रही थी सार्फिन से, उसी पर जो है वो लिया ताकि उनको जो है वो कम से कम जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिल सके। तो हम लोगों से मजीद बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आया ये जो हुकूमती फैसला है उसे वो किस तनाजुर में देखते हैं और आने वाले दिनों में जो कि सोलर लगाए जा रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो ऑलरेडी जिन लोगों ने लगा दिए हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अब जो सोलर लगाएंगे पैनल्स उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, आइए जानते हैं। नेट मीटरिंग के वजह जो फैसला हुआ आपको पता है उस हवाले से? जी, वो जो 10 रुपीज़ जो है वो लेंगे और जो है वो क्या कहेंगे इस फैसले पे? जो हुकूमत ने फैसला किया इस फैसले पे मैं खाली ये कहूंगा कि जो IPPs माफिया बैठा हुआ है वो 65 रुपए का हमें यूनिट बेच रही है गवर्नमेंट, ठीक है, और गरीब आवाम जो लगा रही है अपने पैसों का, ठीक है, वो 10 रुपए ले रही। कौन सा तरीका है? आपने किस बंदे को जो है सोलर फ्री में प्रोवाइड किए? सब अपनी जेब से ले रहे हैं ना। माफिया जो आपके बैठे हुए अपने, उनसे आप 65 रुपए का लेके हमें दे रहे हैं। जी, हमने बात की हुकूमत के इस फैसले के ऊपर जो कि नेट मीटिंग के हवाले से किया गया है। लोगों ने, और अगर हम बात कर ले दुकानदारों ने जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्होंने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 70 से अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा चुकी है
और किसी तौर पर भी अब हुकूमत को ये फैसला जो है वो नहीं करना चाहिए। और अगर उनके ये भी कहना है कि जो मामला चल रहे हैं उसको उसी अंदाज में जो है वो आगे बढ़ाएं, और इसलिए कि बिजली बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है, तो लिहाजा अब अफोर्डेबल नहीं है कि आवाम जो है वो बिजली की जो है उस पर जाए। जबकि सोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है मुल्क के अंदर, इंडस्ट्री को जो है वो मज़ीद ग्रूम करने की जो है वो ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए एपिसोड से, अल्लाह हाफ़िज़। बोल जमूर में हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। हैदराबाद दुनिया में चूड़ी की सनत के हवाले से जाना पहचाना जाता है। ये वो शहर है जहां दुनिया भर से कांच की चूड़ी मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों में भेजी जाती है, और ये कारोबार एक इंडस्ट्री लाखों लोगों के रोज़गार का सबब है। हैदराबाद शहर में तकरीबन 1 लाख ख़ानदान इस कारोबार से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, और ज़िंदगी का गुज़र सफ़र अरसा दराज से इसी तरह चला आ रहा है। और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाखों ख़ानदानों को मुल्क में ये रोज़गार देने का ज़रिया है। कांच की चूड़ी मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रने के बाद बनती है, और ईद के लिए ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही तैयारी शुरू हो जाती है, और करोड़ों ख़वातीन के दिल की धड़कन कांच की खूबसूरत चूड़ी बनाने के बाद पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। क्या मसाइल हैं, किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम कर रही है, किस तरह इस इंडस्ट्री से लोग अपना रोज़गार हासिल करते हैं, और इस इंडस्ट्री को हुकूमती सतह पर कितनी सपोर्ट दी गई है, ये हम यहाँ इस वक्त एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांच जिसे 1000 डिग्री पर पिघलाने के बाद चूड़ी की शक्ल दी जाती है, एक मेहनत और तवील मुश्किल जिद्दोजहद के बाद वो एक चूड़ी बनकर एक हाथ में जाती है, उसका प्रोसेस क्या है और उससे उम्मीदें कितनी है और रोज़गार कितना मिलता है। हमारे साथ यहाँ ओनर मौजूद हैं फैक्ट्री के, एक ज़िंदगी उनकी गुजर गई है। हम बात करते हैं, आप बताइएगा कि आपकी एक ज़िंदगी गुजर गई है इस काम में, तो इस काम को किस तरह देखते हैं, कितने लोगों को ये रोज़गार देता है और इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? ये तकरीबन आधे हैदराबाद की आबादी जो है ना इस कारोबार से, इस काम से मुंसलिक है, जिसके अंदर आधी जो है ना औरतें और बच्चे काम करते हैं घरों में। लेकिन इस काम में बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि एक गैस से चलता है ये सारा कारोबार, और गैस के रेट जो है ना वो बहुत बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लॉस में जा रहे हैं या बराबर में छूट रहे हैं। अच्छा, कितने प्रोसेस से गुजरती है चूड़ी जब फैक्ट्री से निकलती है? फैक्ट्री से निकलने के बाद कम से कम ये 20 से 25 हाथों में निकल करके मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है। कोई 20 हाथ से निकल के डिज़ाइनिंग में आता है, कोई 30 हाथ से निकल कर आता है, कोई 4-5 हाथ से निकल करके आता है। फिर इस पर जो डिज़ाइनिंग है मुख्तलिफ वो होती हैं। आप क्या कर रहे हैं इसमें? इस पर हम जो है ना लिक्विड सोना जो गोल्ड होता है उसको हम जो है ना पका रहे हैं। ये पहले होता है ये फोम की शक्ल में, फिर ये पकने के बाद जो है ना गोल्ड हो जाता है, ये चमक आ जाती है इस पर, जिसको मीने की चूड़ी कहते हैं, वो आ जाती है। अब हम जो है ना इस पर यही हमारी गवर्नमेंट से जो है ना गुजारिश है कि हमें गैस के रेट जो है ना दिन ब दिन हमें बढ़ाए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। छोटे ताजिर का जो है ना ये काम नहीं रहा, हमारे हाथों से निकलता जा रहा है ये काम। महंगाई की वजह से गैस बहुत महंगा पड़ गया हो रहा है, तो बस हम बहुत परेशान हैं। हम वज़ीर आज़म से भी कहते हैं, वज़ीर आला से भी कहते हैं, इस मुल्क के तमाम मोतबर और मोअज़्ज़िज़ हज़रात से हमारी अपील है कि गुजारिश है कि खुदारा इस इंडस्ट्री पर, चूड़ी की इंडस्ट्री पर जो है ना हम पे जो है ना कुछ मेहरबानी की जाए। इसके गैस के रेटों में जो है ना वो इतना पैसे रेट ना बढ़ाएं गैस के कि हमें परेशानी हो। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि ये वो मकाम है जहाँ पर तकरीबन 20 हाथों से गुजरने के बाद, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये चूड़ी यहाँ पहुँचती है, और ये चूड़ी की वो किस्म है जिस पर सोने का पानी बाकायदा चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको पकाया जाता है 500 डिग्री पर। फैक्ट्री में 1000 डिग्री पर कांच जो है वो चूड़ी की शक्ल इख्तियार करता है। सख्त गर्मी में, मुश्किल तरीन हालात में ये मज़दूर काम करते हैं। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर है वो तकरीबन 15,000 के करीब लोग हैं जो कि चूड़ी की शक्ल देते हैं, और फिर इस चूड़ी की शक्ल के बाद ये जिस प्रोसेस में जाती है वो 20 हाथ हैं, और उस 20 हाथ के बाद
कहीं नाम लिखा जाता है, कहीं सोने का पानी चढ़ाया जाता है, कहीं उसकी खूबसूरती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाते हैं और यही वो प्रोसेसेस हैं जिसके बाद दुकान पर फ़रोख्त के लिए चूड़ी पहुंचती है और ख़वातीन उसको पसंद करती हैं और अपने हाथों की ज़ीनत बनाती हैं और ईद के त्यौहार को खुशी से मनाती हैं। तो उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आए चलते हैं चूड़ी मार्केट में, होलसेल मार्केट में, वहाँ देखते हैं क्या काम हो रहा है, किस तरीके से लोग रोज़गार हासिल कर रहे हैं। आए चलते हैं। हमने आपको चूड़ी की सनत दिखाई जहां चूड़ियां बनाई जाती हैं और उसके बाद ये चूड़ियां होलसेल मार्केट में लाई जाती हैं। होलसेल मार्केट में हम मौजूद हैं और होलसेल मार्केट में तकरीबन 3000 दुकानें हैं जिसमें 10,000 के करीब लोग जो हैं वो काम करते हैं, मज़दूर काम करते हैं, मालकान हैं। और ये वो होलसेल मार्केट है जो पूरे पाकिस्तान में कांच की चूड़ी सप्लाई करती है। त्यौहार कोई भी हो, कांच की चूड़ी का काम पूरा साल चलता है। फैक्ट्री से निकलने वाली चूड़ी यहाँ 20 हाथों से गुज़रती है। घरों में ख़वातीन इसकी जुड़ाई का काम करती हैं और यहाँ उसे फ़ाइनल शक्ल दी जाती है। मार्केट में जो ताजिर हैं, ख़ास तौर पर उन ताजिरों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कारोबार जो है मलिक साहब कैसा है और कितने लोगों को ये रोज़गार दे रहा है। कितनी फैक्ट्रियाँ हैदराबाद में? तकरीबन 100 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं हैदराबाद में और लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं। और ईद के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है माल, तकरीबन मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान, यहाँ से अफ़गानिस्तान और ममालिक भी जाता है ना, पूरी दुनिया में तकरीबन जाती है कांच की चूड़ियाँ जैसे ये हमारे। सर पहले तो ऐसा था कि हमारे मार्केट के अंदर एक चौक हुआ करता था जहाँ से सारे ट्रक लगते थे और ऑल पाकिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे ना। अच्छा, अब वो रहा नहीं। अब महंगाई की वजह से अब जिसको भी माल चाहिए होता है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ऑर्डर के ज़रिए मंगा लेता है और वो कार्गो हो जाता है, माल बासानी माल कार्गो हो जाता है। तो फैक्ट्री से होलसेल मार्केट और होलसेल मार्केट से पूरे मुल्क में या दीगर ममालिक में जो सप्लाई है उसको किस तरह मुमकिन बनाते हैं और कितने लोग इससे वाबस्ता हैं? देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस है हमारा ना। जब ये कांच को हम पिघला के फैक्ट्रियों के अंदर ये चूड़ी के शेप में हम करते हैं, वहाँ से लेकर हम तक पहुँचने में कम से कम ये हज़ारों लोगों के हाथों में चली जाती है चूड़ी। उसके बाद जब हम सादा थोड़ा वहाँ से उठाते हैं उसके ऊपर हम बहुत सारे मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करवाते हैं। तो उसके अंदर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें कुछ गोल्ड भी लगता है, किसी में नग भी लगते हैं और किसी के अंदर वेलवेट भी लगता है, किसी में कलर भी लगते हैं, पैंट जो घरों में यूज़ होते हैं वो भी लगते हैं। तो ये चूड़ी का जो काम है ना, एक दरिया, एक समंदर की तरह है। इसमें कोई कैटेगरियाँ नहीं है, बेहिसाब कैटेगरियाँ हैं, बेहिसाब आर्टिकल हैं। तो ये इंशाल्लाह एक प्रोसेस से हमारा काम तैयार होकर और आल पाकिस्तान के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, ये वाहिद पाकिस्तान का शहर हैदराबाद और इंडिया का एक वाहिद शहर फ़िरोज़ाबाद, ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 शहरों के अंदर ये चूड़ी बनाई जाती है और ये अल्लाह का इनाम है हमारे हैदराबाद के। और ये हमें इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक रोज़ी से मुंसलिक किया हुआ है। पहले जो हमारे काम होते थे इसमें डे नाइट हम लोग इन दिनों में काम करते थे, लेकिन अभी महंगाई की वजह से गैस के ऊपर जो बिलों के ऊपर जो इजाफा किया है गवर्नमेंट ने, JTC वगैरह के टैक्स वगैरह जो लगाएं, उसके ऊपर हमारे जो फैक्ट्री हैं काफ़ी हद तक बंद भी होना शुरू हो गई हैं और मजदूर तबका भी हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, इन दिनों में अगर हम आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो पूरे साल का एक मजमू, एक महीना एक ऐसा होता है रमज़ान अल मुबारक का, जिसमें अल्लाह पाक सबके मामला चलाता है। तो ये वो मामला चल रहे हैं, कुछ सीज़न के मामला, लेकिन वो सीज़न वाली बात भी नहीं है। इन दिनों में हमारा डे नाइट काम होता है। मार्केट देखें, पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है, चंद दुकानें खुली हुई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी काम चल रहा है भाई। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत से मसाइल हैं और इन बहुत से मसाइल में जो मसले हैं वो मज़दूरों के क्या मसले हैं। आलम साहब हमारे साथ ताजिर हैं चूड़ी के। चूड़ी की सनत को किस तरह देखते हैं? ज़वाल पजीर हो रही है? क्या मसाइल हैं मज़दूरों के, दुकानदारों के? बेशक महंगाई की वजह से सबसे बड़ी बात तो गैस जो महंगा हुआ, इतने टैक्सेस लगा दिए कि फैक्ट्रियाँ चलाना मुहाल हो गई फैक्ट्री मालकान को। तो उससे हमारे तमाम काम मुतासिर हुए। लेबर की बदहाली तो शुरू हो गई। वो 1000-1500 इससे ज़्यादा क्या मिलेगी उसे, ज़्यादा 2000 रुपये। तो इस महंगाई के दौर में वो अपना घर का गुजारा नहीं कर सकता। और ऊपर से ये कि फैक्ट्रियाँ महीने में 20 दिन चलती हैं, 15 दिन चल रही हैं, 15 दिन 20 दिन। तो वो मजदूर तो बेहाल हो ही रहा है। तमाम मजदूर हमारे
बल्कि दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, जो सनतकार हैं या जो ताजिर हैं, उन्हें जो मुआवजा शहरियों से मिलता है, ख़वातीन ख़रीदती हैं, वो इस होता है कि आपको प्रॉफिट हो? नहीं, प्रॉफिट तो जाहिर है, जो हम होलसेल कर रहे हैं, हम कुछ प्रॉफिट लेके रिटेलर्स को देते हैं, अब वो अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो उससे ताल्लुक़ तो नहीं होता हमारा। तोड़े का क्या रेट होगा? अब इसमें तो मैं कहूँ 200 रुपये से लेके और 2000 2500 तक। हमने आपको कांच की चूड़ी की सनत के वो तमाम हिस्से दिखाए जहां मज़दूर हों, ताजिर हों या फिर सनतकार हों, कोशिश करते हैं कि रोज़गार का ये तसलसल चलता रहे और 1 लाख ख़ानदान इस कारोबार से जो जुड़े हैं, जिनकी रोज़गार इस कारोबार से जुड़ा है, वो इसी तरीके से ज़िंदगी का गुज़र सफ़र करते रहें। इमरान, अगर आपको दिखाएं तो ये चूड़ियों पर नाम लिखने का मरहला है और ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये पसंद किया जाता है। शादी ब्याह में नाम लिखवाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो त्यौहार हैं उसमें भी ख़वातीन जो हैं कोशिश करती हैं कि नाम लिखें हो चूड़ी पर और वो अपने कलाइयों पर पहने, अपने हाथों से वो कलाई तक लेकर आएँ और फिर अपने त्यौहार, अपने खुशी के उन लम्हात को जो है वो महसूस करें। ये बिल्कुल घुटन है। मकसद ऐसी जगह जहां हवा ना आए वहां बैठ के ये मज़दूर काम करते हैं। बहुत सी मामूली सी उजरत पर यह काम होता है, रेट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक ताजिर मौजूद हैं। आप बताइएगा, ये जो नाम लिखने का फ़न है ये कब से चला आ रहा है और क्या समझते हैं, इसमें कोई बेहतरी आई है आपके रोज़गार में? नाम लिखने का जो फ़न है ये तो पाकिस्तान जब से बना जब से चला आ रहा है और इसके अंदर जैसे मज़दूर का जो हिसाब किताब, तो मज़दूर हर दौर के अंदर पीछे ही रही है। आज तक मज़दूर के अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। क्या होना चाहिए वैसे? होना चाहिए तो ये तो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मसला ये कि लोग एतराज़ करते हैं कि यार ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसके ऊपर इतने पैसे हैं, जबकि इसका एक फ़न है, एक आर्ट है, लेकिन इसको कोई तस्लीम नहीं करते इतने। अच्छा, क्या कुछ लेते हैं आप पैसे? इसके एक 2 चूड़ी के जो है ना 400 रुपये ले रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये तो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं 400? तकरीबन ये पिछले साल से 400 रुपये चले आ रहे हैं। उससे पहले कम थे, लेकिन पिछले साल से तकरीबन ये 400 रुपये चले आ रहे हैं। ये काम आप करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, गर्म मौसम में तो बहुत मुश्किलात होती होंगी। गर्मियों में क्या परेशानी होती है, गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है, जब मजदूरी करनी पड़ती है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। ख़वातीन जिस फ़न को, जिस आर्ट को पसंद करती हैं वो किस कदर मुश्किल है। ये मज़दूर 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरह काम करते हैं, गर्म मौसम हो, सर्द मौसम हो, मगर इस घुटन ज़दा माहौल में बैठकर लैंप पर काम करना यकीनन इनके फेफड़ों पर भी असर पड़ता है, बिनाई पर भी असर पड़ता है, मगर ये किसी की खुशी का बंदोबस्त भी करते हैं। और उन त्यौहारों पर या ईद पर जब ख़वातीन ये चूड़ियाँ पहनती हैं तो देखने वाले भी फरमाइशें करते नज़र आते हैं। हम चलते हैं ये अब उस शॉप पर, उन शॉप्स पर जहाँ पर ख़वातीन चूड़ियाँ पसंद करती हैं, ख़रीदती हैं और शोकेस में लगी खूबसूरत चूड़ियों की चमक दमक उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। उन ख़वातीन से भी बात करते हैं जो वहाँ ख़रीद रही होंगी और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सनत है, इस सनत के ज़रिए कितनी खुशियाँ तकसीम हो रही हैं। करोड़ों ख़वातीन और बच्चियाँ ये चूड़ियाँ पहनती हैं और यकीनन खुशी का समा उनके लिए होता है जब उनकी कलाइयों की जीनत ये चूड़ियाँ बनती हैं। आए चलते हैं। जी, हमने आपको हैदराबाद में चूड़ी की सनत दिखाई है जिसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर हों, होलसेल मार्केट्स हों, चूड़ी की ख़रीदारी किस कदर अरूज पर है। हम इस वक्त एक शॉप में मौजूद हैं। हम यहाँ पर कुछ बच्चे ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कौन सी चूड़ियाँ आप लेने आई हैं ईद की तैयारी पर? हम मैचिंग की चूड़ियाँ ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल तो, और जो कि हमें बहुत मुश्किल हो गई है ढूंढने में और अच्छी तरह इतनी मुश्किलों से ढूंढ रहे हैं। आपको तो पता है कि ईद का त्यौहार बगैर चूड़ियों के तो बिल्कुल नामुकम्मल है, इसलिए बस चूड़ियाँ ढूंढ रहे हैं और दुआ करें कि हमें भी मिल जाए हमारी बिल्कुल पसंद की चूड़ियाँ। अच्छा, हर साल आप मैचिंग लेती हैं या अलग अलग चूड़ियाँ लेती, कौन सी पसंद है आपको? ज़्यादातर तो मतलब कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि अगर हमारे पास मेहरून सूट है तो गोल्डन अच्छा लगेगा, या ब्लैक सूट है तो इसके साथ वाइट अच्छी लगेगी, तो कॉम्बिनेशन। लेकिन इस दफ़ा सोचा है कि मैचिंग ही लेनी है, कुछ भी हो जाए मैचिंग ही ढूंढनी है। आप कौन सी चूड़ी तलाश कर रही हैं? मैं वाइट कलर के कुछ प्यारे प्यारे से चूड़ियाँ तलाश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस दफ़ा वाइट कलर का सूट लिया है और फिर अभी मैं और कपड़े लूँगी तो उसके हिसाब से चूड़ियाँ खरीदूँगी। अच्छा, कौन से डिज़ाइन आपको पसंद है, कौन सी चूड़ी पसंद है?
मुझे ज़्यादा तो यहाँ पर अभी गोल्डन कलर की और ब्लैक वगैरह कलर की चूड़ियाँ पसंद आई हैं, और वाइट कलर के प्यारे प्यारे नग वाले जो डिज़ाइन चल रहे हैं ना आजकल, वो पसंद आए। अच्छा, यहाँ आपने गुफ्तगू सुनी, आगे भी शॉप्स हैं, वो भी दिखाते हैं। अगर व्यू आपको बाज़ार का इमरान दिखाएं तो यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो मुसलसल आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा बात करने से हिजाब करती हैं, और बाज़ार की जो सूरत हाल है, ख़रीदार बड़ी तादाद में मौजूद है, और ख़ास तौर पर जो ताजिर हजरात हैं वो इस साल इस सीज़न में काफ़ी हमें खुश नज़र आते हैं कि किस तरीके से रश है बाज़ार में और क्या ख़रीदारी हो रही है। तो ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई। यहाँ जो ख़रीदार हैं चूड़ी के वो मौजूद हैं, और दीगर हम शॉप्स पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या ख़वातीन कहती हैं और किस तरीके से ख़रीदारी हो रही है। आगे चलते हैं। जी, हमने आपको फैक्ट्री की सनत, कांच की चूड़ी की फैक्ट्री की सनत दिखाई, उसके साथ साथ होलसेल मार्केट भी दिखाई। अब इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन बाज़ार रेशम बाज़ार में, जहां कांच की चूड़ी की लातादाद दुकानें हैं, और यहाँ पर ख़रीदार भी इस वक्त अगर इमरान आपको दिखाएं तो ईद की शॉपिंग ज़ोरों पर है। बड़ी तादाद में लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। एक रौनक है बाज़ार में, जिसमें जो कांच की चूड़ी जहाँ फ़रोख्त की जा रही है, इन शॉपकीपर से भी हम जानते हैं। आप बताइएगा कि जो चूड़ियाँ आप सेल कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी आपके पास चूड़ियाँ हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर वैरायटी की चूड़ी होती है, और आपको पता है दुनिया में मशहूर चूड़ी हैदराबाद के अंदर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कांच वाली चूड़ी भी होती है, मेटल की चूड़ी भी होती है, मुड़ाई की चूड़ी भी होती है जो हाथ काम वाली होती है। ख़वातीन कौन सी चूड़ियाँ पसंद करती हैं? ख़वातीन की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई जो है ना मैचिंग की चूड़ी पसंद करती है, कोई मुड़ाई की चूड़ी पसंद करती है। ये हैंडमेड जो है ना, ये हमारा अपना है। पूरे हैदराबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं बना सकता, ये हमारे अपना काम है। हैदराबाद की चूड़ी की खास बात क्या है? हैदराबाद की चूड़ी की खास बात ये है कि ये हैदराबाद में ही बनती है, ये बाहर से नहीं आती, और ये हमारे भाई लोग खुद बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान, दिखाते जाएं किस कदर खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। हर सेट को देखने के बाद ख़रीदार जो है वो चाहता है कि ये वो ख़रीद ले। क्या कीमत है इनकी, किस तरह ये सेल होती हैं, क्या ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है, क्या कीमतें हैं, किस तरह आप ये सेल करते हैं? कोई बताएंगे आप कीमतें क्या हैं चूड़ियों की? अच्छा, ये सारे लाइल में सेल्समैन है, मगर ये जाहिर है कि बताना इनके लिए मुश्किल है। आप बताएं क्या कीमतें क्या हैं? कीमतें अलग अलग हैं, जैसे स्टील की चूड़ी 150 रुपये दर्जन भी है, 300 रुपये दर्जन भी है, वो कांच की चूड़ी के अंदर 200 रुपये दर्जन भी है, 100 रुपये दर्जन भी है। वो अलग अलग जैसे चीज़ है वैसे पैसे हैं इसके। आपके पास सीज़न है ईद का, ये कितना कामयाब है गुज़िश्ता साल की निस्बत? ख़रीदार है? ख़रीदार है, लेकिन पिछले साल जो है ना थोड़ा पीक पे काम था, महंगाई की वजह से, चूड़ियों के रेट की वजह से, चूड़ियों के रेट थोड़े से बढ़ गए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा काम डाउन है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आखिर की परचेजिंग होती है चूड़ियों की, मैचिंग की चूड़ियाँ लेते हैं, कांच की चूड़ियाँ लेती हैं, मेटल की चूड़ियाँ लेती हैं, परचेजिंग करके फिर आखिर में जो है ना हमारी चूड़ियों की परचेजिंग होती है। कौन सी चूड़ियाँ आपके पास हैं जो कि फ़ेमस हैं और ख़वातीन और बच्चे जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं? देखिए, बच्चे आजकल के जो है वो सारे मैचिंग की तरफ चले गए हैं। जो नई जनरेशन जो आई है वो मैचिंग के ऊपर चले गई है, लेकिन जो बड़े बूढ़े जो पहनते थे वो मीने वाली चूड़ी होती थी, मुड़ाई वाली चूड़ी होती, ये बड़े शौक़ शोर से पहनी जाती थी। पहले बहुत चलती थी, अब उनका दौर ख़त्म हो गया, अब नए जदीद दौर आ गए, तो बस यही है। कारोबार कैसा है ईद के दिनों में, आम दिनों में? कारोबार अल्लाह का शुक्र है, पूरा साल का कारोबार होता है। चूड़ी का ऐसी बात नहीं है कि 12 महीने का काम होता है, क्योंकि ईद के बाद, ईद में तो हमारे पर इल्ज़ाम लग जाता है कि हम पैसे बढ़ा देते। ईद से ज़्यादा कारोबार हमारा शादी ब्याह के सीज़न में जा रहा है कारोबार। पिछले साल के निस्बत इस साल कीमतें वही हैं, कीमतें इतना फ़र्क नहीं आया, कोई 19-20 फ़र्क आ गया हो तो कोई फ़र्क आ गया। जैसे डॉलर बढ़ने के ऊपर जो इंडियन चीज़ें थी ना वो थोड़ी महंगी हो गई हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह दुबई से जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आता है, इस तरह से पैसे बढ़। सनत तो हैदराबाद की है ना? नहीं, कांच की नहीं, कांच के अलावा जो इंडियन चूड़ियाँ होती हैं ना, जो मेटल की हो गई, स्टील के ऊपर हो गई, जो ख़राब नहीं होती हैं, जो मतलब गारंटीड वाली चीज़ें होती हैं, इस वजह से डॉलर की वजह से जो महंगी हुई है ना, ये चीज़ें सारी महंगी हो गई। अच्छा, गुफ्तगू आपने सुनी, हैदराबाद की जो सनत है वो ओवरऑल सूरत हाल इस सनत की कोई अच्छी नहीं है।
मज़दूर परेशान है, ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं वो परेशान हैं। 1 लाख के करीब ख़ानदान इस सनत से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, मगर इसकी ख़रीदारी ईद के दिनों में, शादी ब्याह की तकरीबात में और आम त्योहारों पर बेपनाह होती है। और जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो ख़रीदती हैं, खुशी के त्योहारों पर अपनी कलाइयों पर सजाती हैं और खुशी का इज़हार करती हैं, जिससे इस सनत को भी फ़रोग़ मिलता है और इससे जुड़े लोगों को रोज़गार भी मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।